कि टोटल डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर मतलब उसको भी बढ़ा दो ना, जब ये बंद है तो पूरा इस पे ला दो। बेटर है अब? ओके, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू t3 का टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मुझे इस ग्राफ के नीचे का पूरा एरिया चाहिए। तो यहां तक तो ठीक है, ये वाला एरिया मैंने निकाल लिया, ज्योमेट्री है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, ये एरिया आता है, मान लेते हैं A1। ये ग्राफ अगर नीचे चला गया तो एरिया अंडर द ग्राफ नहीं निकालोगे, क्या निकालोगे? एरिया अबव द ग्राफ, ये वाला। बेसिकली आपको एरिया बिटवीन ग्राफ एंड टाइम एक्सिस निकालना है, ठीक है। ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है। तो लेट्स से ये वाला एरिया हो गया A2 और ये वाला एरिया निकाल लिया हमने, ये एरिया आया लेट्स से A3। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3, है ना? ये गलत है। टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा A1 माइनस A2 प्लस A3। माइनस क्यों आएगा? माइनस इसलिए आएगा क्योंकि ये वाला एरिया देखिए, यहाँ पर ये एरिया नेगेटिव है, एरिया अंडर द ग्राफ नहीं है, ये एरिया अबव द ग्राफ है, ये एरिया नेगेटिव है। ऐसे भी समझ सकते हो कि ड्यूरिंग ड्यूरेशन T1 एंड T1 टू T2, T1 से लेकर T2 के बीच में वेलोसिटी नेगेटिव थी, इसलिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। कितना नेगेटिव होगा? A2 नेगेटिव होगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? A1 माइनस A2 प्लस A3, ठीक है। एक चीज का और ध्यान देना होगा, कैसे में पाथ लेंथ कितना आएगा। क्या हुआ, ये ग्राफ क्या बता रहा है कि पहले आपका पार्टिकल A1 लेंथ आगे गया, फिर A2 पीछे आया और फिर A3 आगे आया। A1 आगे, A2 पीछे, फिर A3 आगे। तो आप मुझे बताइए ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? A1 माइनस A2 प्लस A3। लेकिन पाथ लेंथ कितना होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3, है ना? तो टोटल पाथ लेंथ जो है, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, दैट इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। एरियाज को डायरेक्टली ऐड कर दोगे बिना साइन के तो आपको टोटल पाथ लेंथ मिलेगा, और अगर आप साइन के साथ ऐड करोगे, मतलब नीचे वाले एरिया को नेगेटिव मानते हुए ऐड करोगे या नीचे वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, बात एक ही है, तो उस केस में आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ऐसे ग्राफ में जहां कुछ एरिया पॉजिटिव है, कुछ एरिया नेगेटिव है, मतलब थोड़ी देर वेलोसिटी पॉजिटिव, थोड़ी देर वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? आप लोग सुन पा रहे हो ना? मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आपकी तरफ से। यस सर। यस सर। कोई डाउट नहीं किसी को? सबको समझ में आ गया? यस सर। हाँ सर। ओके बेटा। तो इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। आप चाहे तो ये वाला पार्ट कॉपी कर लो, मैंने पहले नहीं पढ़ाया है, ये वाला पार्ट कॉपी कर लो, पूरा एग्जाम्पल की तरह ले लेना। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, मैं शायद 2 बैचेज़ में कन्फ्यूज़ हुआ हूँ, आपके बैच में और सीबीएसई बैच में। मैंने आप लोगों को
इस एरिया का यूज करते हुए न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन या ग्राफ का यूज करते हुए न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करना सिखाया था कि नहीं सिखाया था? हेलो, Yes, sir. सिखाया था ना? ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो इसको कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ता हूं। देखिए, तो आप लोगों की बुक में क्या है ना, अलग अलग केसेस के लिए ग्राफ बनाकर दिखाया गया है। ठीक है, जैसे एक केस दिया गया कि एक पार्टिकल है जिसका टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये रिलेशन है। मतलब t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है, t इज इक्वल टू 1 पे 10 है, 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 40, 5 पे 50। तो ऐसे में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनाओगे? तो उसके लिए बताया गया, ये आपको सिस्टम कि एक्स एक्सिस पे टाइम बना लो। ठीक है, अलग अलग टाइम मार्क कर लो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। वाई एक्सिस पे सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट बना लो, 10 सेकंड, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर। ठीक है, फिर बोलो 1 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट 10 है तो पार्टिकल यहाँ होगा, 2 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट 20 है तो पार्टिकल यहाँ होगा, 3 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट 30 है तो पार्टिकल यहाँ होगा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगा। 4 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट मार्क कर लो, 5 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट मार्क कर लो और उन पॉइंट्स को एक लाइन से जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा? आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक, अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो पार्टिकल का क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा, वो ग्राफ ऐसा आएगा। किसी भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलना चाहिए, इसको पोजीशन बोलना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट तो जीरो रहेगा, किसी भी कोई पार्ट टाइम पर पोजीशन कांस्टेंट होगा, सेम होगा। इसका मतलब क्या? पार्टिकल रेस्ट पर है। कांस्टेंट वेलोसिटी में स्ट्रेट लाइन है, रेस्ट पर आपका जो ग्राफ होगा पोजीशन और टाइम के बीच में, वो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, आपको अगर कभी ऐसा ग्राफ दिया जाए तो क्या बता रहा है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ा बढ़ा फिर घटा। मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी पहले पॉजिटिव थी फिर नेगेटिव हो गई, स्लोप पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हो गया। ठीक है, किसी भी मोमेंट पे अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, तो क्या करते हैं? उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट का स्लोप क्या देता है आपको? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी देता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर आपको एग्जांपल दिया गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। इसके ऐसा एग्जांपल मैंने आपको एक बताया कि अगर ऐसा ग्राफ होगा तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? ये वाला एरिया माइनस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, और पाथ लेंथ कैसे निकलेगा? ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। अब उसमें भी ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट किस टाइम से किस टाइम के बीच में पूछा गया। मान लो बोला जाए 3 सेकंड से लेकर 12 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप सिर्फ ये वाला एरिया कंसीडर करोगे, ये वाला एरिया कंसीडर करोगे और 12 सेकंड तक का ये वाला एरिया कंसीडर करोगे। कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है? ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव। अगर पाथ लेंथ निकालना है तो तीनों को ऐड करना है, और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ऊपर वालों को ऐड करना है, नीचे वाले को सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? उसका स्लोप निकाल के। मतलब मान लो ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आपको बोला गया t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पे एक्सेलरेशन बताओ, तो क्या बोलोगे? t इज इक्वल टू 2 सेकंड मतलब यहाँ का एक्सेलरेशन बताना है, यहाँ का स्लोप बताना है ग्राफ का। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताना है। अब स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा? ये हाइट है 5, ये है 3, तो 5/3। समझ में आई बात? t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स के बीच में किसी भी टाइम का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। इसलिए इस ग्राफ के स्ट्रेट लाइन होने की वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। किसी भी पॉइंट पे आप स्लोप निकाल लो, वो आपको एक्सेलरेशन दे देगा। किसी पॉइंट का स्लोप बेसिकली क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5 अपॉन यहाँ पर 3। ठीक है, अगर बोला जाए नहीं मेरे को t इज इक्वल टू 9 सेकंड्स पे t इज इक्वल टू 9 सेकंड्स में मेरे को चाहिए एक्सेलरेशन, तो क्या करोगे? हम देखेंगे 8 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ना? अगर 8 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन कब होता है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो मतलब मुझे मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्लोप निकालना है। अब यहाँ पर -5 है, यहाँ पर 5 है, तो मेरे को स्लोप निकालना है, मतलब ये वाला
थीटा का tan थीटा निकालना है। tan थीटा क्या होगा, सामने वाली साइड ये -5 से 5 मतलब 10 अपॉन ये 8 से 10 मतलब 2, तो कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9 सेकंड्स पे एक्सेलरेशन कितना आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे बोला गया नहीं, मेरे को एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए बिटवीन t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 12 सेकंड। 12 सेकंड से 0 सेकंड से 12 सेकंड तक का एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए। तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी इज 5, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड टाइम इज 12। तो 0 सेकंड से 12 सेकंड तक का एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, 12 अपॉन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये मैं अपने मन से कुछ कुछ क्वेश्चन दिए जा रहा हूँ उस ग्राफ पे। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. हम्म, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बता दिया, स्लोप निकाल के करोगे। पॉजिटिव नेगेटिव बता ही दिया। अच्छा, तो अब हम लोग देखो, अब आपके इसके बाद आपको दे रखा है एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में कि अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन 0, इसलिए ग्राफ ऐसा आएगा, एक्सेलरेशन हमेशा 0 रहेगा। वहीं अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमें पढ़ना ही नहीं है, तो इसलिए उन्होंने रिटार्डेशन का एक और ग्राफ बना के दिखाया है। रिटार्डेशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखो निगेटिव है ना, एक्सेलरेशन निगेटिव है। एक्सेलरेशन निगेटिव का मतलब क्या है, हमने ऑलरेडी वेलोसिटी की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रखा है। मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में कि आपको रिटार्डेशन की डेफिनेशन अगर सही से लिखनी है, सही से समझनी है, तो क्या कर लो, वेलोसिटी के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो। तो ऐसे में जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा उसी को रिटार्डेशन कहते हैं, अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव है तो। ठीक है, अगर आपका जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है वो इरेगुलर मैनर में चेंज हो रहा है तो वैसे केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, ये ठीक है, वो कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। हमें सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन देखना है, इसलिए हम सिर्फ इन दोनों ग्राफ के बारे में ही बात करेंगे। फिर बात की गई है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी सबको पता है कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो कितना होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब वो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ग्राफ देखोगे, आप ही के बुक में दे रखा है ये ग्राफ देखोगे तो ये ग्राफ पे एक्सेलरेशन को कांस्टेंट प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान रखा है, जबकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रखा है। इस ग्राफ ये ग्राफ बनाते वक्त हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रखा है और अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले रखा है। ठीक है, ऐसे में अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की को पॉजिटिव लेके रखूं और एक पार्टिकल को बस ड्रॉप करूं तो t इज इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी, और क्योंकि उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, समझ में आई बात? इस ग्राफ का स्लोप कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अगर आप इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहो, मान लीजिए 0 से लेके 4 सेकंड तक का, तो क्या करोगे, ये वाला एरिया निकाल लोगे। ठीक है, 0 से लेके 4 सेकंड तक का अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो ये वाला पूरा एरिया निकाल लोगे। ये एरिया कितना होगा, हाफ इंटू 4 इंटू 40, कितना आया, 80 मीटर्स। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम का फॉर अ पार्टिकल जो कि फ्री फॉल कर रहा है आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम सम हाइट। मैं इसी तरीके से 1 सेकंड तक का टोटल एरिया निकाल सकता हूँ, 2 सेकंड तक का टोटल एरिया निकाल सकता हूँ, 3 सेकंड तक का टोटल एरिया निकाल सकता हूँ। ये एरिया निकाल के मैं अलग-अलग टाइम का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ। आपकी बुक ने यही कर रखा है। डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड निकाल रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाला है, वो इस एरिया के बराबर होगा। 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाला है, वो इस पूरे एरिया के बराबर होगा। 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाला, 4 का निकाला, 5 का निकाला। फिर यहाँ पे जो वैल्यूज आई, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे 5 मीटर, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे 20 मीटर, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे 45 मीटर, इसको हमने
डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में प्लॉट किया। मतलब 1 सेकंड पे 5 मीटर, 2 सेकंड पे 20 मीटर, 3 सेकंड में 45 मीटर, 4 सेकंड पे 80 मीटर, 5 सेकंड पे 125 मीटर, ठीक है? ये सब हमने ड्रॉ किया, तो देखा जो ग्राफ आया वो स्ट्रेट लाइन नहीं आया बल्कि एक कर्व आ रहा है। ये सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आएँगे, बल्कि एक कर्व पे आएँगे, तो आपका जो ग्राफ है, वो थोड़ा कर्व होगा। इस शेप का नाम पैराबोला होता है, पर आपको इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। जो ग्राफ यहाँ दिख रहा है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो सर्कल नहीं है, ये एक पैराबोला है। पैराबोला क्या होता है आपको मालूम नहीं है? कोई बात नहीं, बस मैंने नाम बता दिया, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? तो बेसिकली ग्राफ के साथ कैसे डील करते हैं, ये आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है? इसमें एक अच्छा-सा एग्ज़ाम्पल आपको बुक में दे रखा था, मेरे को अभी नज़र पड़ी थी। हाँ, ये वाला एग्ज़ाम्पल। ये ग्राफ जो है, ये किस चीज़ का है? देखिए, ये ग्राफ थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग ग्राफ है, इसलिए बता रहा हूँ। क्या हुआ है ना, हमने एक बॉल को एक छत से ड्रॉप कर दिया। छत की हाइट 125 मीटर थी, वहाँ से हमने बॉल को ड्रॉप कर दिया। हमने देखा कि बॉल ग्राउंड पे पहुँचते ही 5 सेकंड में। तो हमने बोला क्यों ना हम इसकी वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाते हैं। तो हमने इधर एक्स एक्सिस पे टाइम लिया, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लिया। सॉरी वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लिया। तो हम क्या देखेंगे कि क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है, इसलिए वेलोसिटी टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो हमने ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ किया। हमने देखा 1 सेकंड पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, 2 पे 20 मीटर पर सेकंड, 3 पे 30 मीटर पर सेकंड, 4 पे 40 मीटर पर सेकंड और 5 पे 50 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से वेलोसिटी वैरी कर रही है। वहीं हमने एक्स तो ये वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। 5 सेकंड में वेलोसिटी हो चुकी है 50 मीटर पर सेकंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। 5 सेकंड में क्या हुआ? बॉल ज़मीन से टकराई। 5 सेकंड में क्या हुआ? बॉल ज़मीन से टकराई। अब देखिए, आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं मालूम है बट फिर भी हल्का-फुल्का आपको आइडिया है, क्लास 8th में हल्का-फुल्का आपने पढ़ा था एनर्जी के बारे में, तो मैं उस नॉलेज का यूज़ कर रहा हूँ। जैसे ही बॉल ग्राउंड से टकराई, क्या होगा? साउंड आएगा, है ना? साउंड आएगा, वाइब्रेशंस होंगे, इन सब में कुछ एनर्जी का वेस्ट होगा और बची हुई एनर्जी बॉल के पास रह जाएगी, उस बची हुई एनर्जी से बॉल ऊपर बाउंस करेगा, ठीक है? पर यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने एक असम्पशन लिया है कि किसी भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है आफ्टर कोलिजन। जब बॉल ग्राउंड से टकराती है, तो हम मान लेते हैं कि एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ। तो अगर एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है, तो ऐसे में क्या होगा? जितनी स्पीड से बॉल नीचे जा रही होगी टकराते वक़्त, उतनी ही स्पीड से बॉल वापस ऊपर आ जाएगी। तो नीचे की तरफ उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड थी, टकराने के जस्ट बाद उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर, ये कैसे हुआ कि ऊपर की तरफ नेगेटिव हो गया? क्योंकि हमने ऐसा चूज़ किया है। हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव माना है। इसलिए ऐसा हो रहा है कि उधर 50 मीटर पर सेकंड आया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लस और अपवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी होने पे वो नेगेटिव हो गया, -50 मीटर्स पर सेकंड हो गया। इसके बाद क्योंकि एक्सेलरेशन तो अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, स्लोप आपके ग्राफ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पॉजिटिव ही रहेगा। इनफैक्ट इक्वल रहेगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या होगा? सेम टू सेम स्लोप का होगा, पैरेलल होंगे एक-दूसरे के, ठीक है? यहाँ पर -50 मीटर पर सेकंड मतलब ऊपर की तरफ 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है और अब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, ठीक है? तो ऐसे में क्योंकि एक्सेलरेशन डाउन पॉजिटिव डायरेक्शन में, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ होगा, स्पीड बढ़ेगी। लेकिन ग्राफ अभी भी स्ट्रेट लाइन आया, यहाँ पर 5 सेकंड में 0 से 50 पहुँचा था, यहाँ -50 से 0 पहुँचने में फिर से 5 सेकंड लगेंगे, मतलब 10 सेकंड में बॉल वापस से अपने सेम हाइट पे पहुँच जाएगी और वहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी बॉल की? 0। इसके बाद ये मोशन रिपीट होगा क्योंकि शुरुआत क्या था? 0 वेलोसिटी से ड्रॉप किया, बॉल ज़मीन पे टकराई, कूद के वापस सेम हाइट तक गई, फिर से वेलोसिटी 0 है। वहाँ से फिर से गिरेगी, टकराएगी, फिर से ऊपर उछलेगी, फिर से गिरेगी, टकराएगी, फिर से ऊपर उछलेगी और ये ऐसा चलता रहेगा। तो यही ग्राफ रिपीट होता जाएगा।
मतलब इस तरीके से ग्राफ रिपीट होता जाएगा। मतलब इसके आगे से सेम ग्राफ बना दो, ये ग्राफ रिपीट होता जाएगा और ये एक अच्छा सा ग्राफ बन जाएगा एक बॉल का, जो कि लगातार बाउंस करते जा रही, करते जा रही, करते जा रही, करते जा रही, करते जा रही। इस प्रैक्टिकल लाइफ में ग्राफ ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी का लॉस होता है और बॉल की हाइट धीरे धीरे कम होती जाती है बाउंस करने में। लेकिन आइडियल केस में जहां हम मान रहे हैं कि एनर्जी का कोई लॉस नहीं है, उस केस में ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आया हो। डिटेल में एक बार बुक से पढ़ लेना, ठीक है? अच्छा, तो अब लास्ट क्लास में आप में से कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर बुक वाले कुछ क्वेश्चंस करवाने हैं, हमसे नहीं बन रहे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं बन रहे। मेरे ख्याल से चैप्टर तो आपको कंप्लीट हो गया होगा ना, कि कुछ बचा है इसमें? अच्छा, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाद में पढ़ाया गया इन्होंने? ओके। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन तो हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं, सबका डेरिवेशन देख चुके हैं, उसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल्स हमें करने हैं, ठीक है? तो अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं आपके बुक के, तो प्लीज अभी पूछ लीजिए, जल्दी जल्दी। आज क्लास में थोड़ा 10-15 मिनट एक्स्ट्रा खींचूंगा क्योंकि मैं लेट से शुरू कर पाया था, ठीक है? किसी को डाउट हो तो पूछेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ कृति दी बोलिए। सर नंबर 12 वाला न्यूमेरिकल्स, नंबर 12 टू न्यूमेरिकल, सी का नंबर 12। पार्ट सी का नंबर 12। ओके बेटा। यस सर। एग्जाम्पल्स या क्वेश्चन? न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन, ओके। देखिए क्या दिया गया है आपको। आपको दिया गया है कि अ बॉडी moving with a constant acceleration travels the distance 3 meter and 8 meter respectively in 1 second and 2 seconds। एक बॉडी है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रही है और 1 सेकंड में 3 मीटर ट्रेवल करती है, 2 सेकंड में 2 सेकंड में 8 मीटर ट्रेवल करती है। वी नीड टू कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। देखिए क्या दे रखा है, हमें बोल रखा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब न्यूटन इक्वेशंस वैलिड होंगी, है ना? सबसे पहले तो ये सुन के यस सर। खुश ये सुन के खुशी हुई। दूसरा, बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ट्रेवल्स द डिस्टेंस 3 मीटर एंड 8 मीटर रिस्पेक्टिवली। 3 मीटर और 8 मीटर का मतलब दो केसेस कंसीडर करने होंगे। मोशन बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1 सेकंड्स एंड t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकंड, ठीक है? दोनों केस में एक्सेलरेशन सेम होगा, यहाँ का ए एक्सेलरेशन a है तो यहाँ का भी एक्सेलरेशन a है, ठीक है? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 3 मीटर, यहाँ का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 8 मीटर। यहाँ टाइम कितना मिला है 1 सेकंड, यहाँ टाइम कितना मिला है 2 सेकंड। यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी u है तो यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी भी u ही होगी। ये u हमें निकालना है और हमें एक्सेलरेशन भी निकालना है ना? यही है ना क्वेश्चन? यस सर। अब एक बार हम इसके इक्वेशन बनाएंगे, एक बार इसकी इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन कौन सी बनेगी? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यहाँ पे भी एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यहाँ पर भी, है ना? तो हमने बोला यस सर। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, मतलब 3 इज इक्वल टू यू इंटू 1 प्लस हाफ ए इंटू 1 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 3 इज इक्वल टू यू प्लस ए बाय 2, है ना? और यहाँ से क्या बना? यस सर। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू 8 मीटर, यू टी मतलब 2u प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 8 इज इक्वल टू 2u प्लस 2a, या फिर आप इसको 4 इज इक्वल टू यू प्लस ए बोल सकते हो, है ना? अब अगर मैं इक्वेशन यस सर। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? एलएचएस से एलएचएस सब्ट्रैक्ट किया 1 बचा, आरएचएस से आरएचएस सब्ट्रैक्ट किया, यू से यू चला गया, ए माइनस ए बाई टू इज ए बाई टू,
इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को आपने यहाँ बिठा दिया, एक्सेलरेशन की वैल्यू को आपने यहाँ बिठा दिया, क्या आया 3 इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू मतलब यू प्लस वन। इसका मतलब हो गया यू इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन भी मिल गया और इनिशियल वेलोसिटी भी मिल गई आपकी पार्टिकल की। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। देखो, अगर आपको दो चीजें दे रखी क्वेश्चन में, दो अलग अलग सिचुएशन दे रखी है, तो दोनों सिचुएशन की अलग अलग इक्वेशन तो बनेगी ना। यहाँ बस आपको यही, आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका था, इसके आगे तो सिर्फ मैथ्स लगाई हमने, है ना। अगर आपने ये लिख लिया होता और ये लिख लिया होता तो आपका क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाता, कि नहीं होता? नहीं होता। चलो कोई नहीं, आगे से मेक श्योर कि अगर आप कम से कम यहाँ पहुंच जाओ तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। असली चीज जो है ना वो इस जगह तक पहुंचना है, ठीक है। इसीलिए पहले डायग्राम बनाने वाली बात की थी मैंने। इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बनाया क्योंकि ठीक है जरूरत नहीं थी, बट आपकी आदत होनी चाहिए डायग्राम बनाने की, ठीक है। आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना चाहिए था, टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू 1 सेकंड का डायग्राम, टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू 2 सेकंड तक का डायग्राम, ठीक है। यस सर। चलो, कॉपी कर लिया सबने? हाँ सर। और कोई डाउट है? So question number 3. क्वेश्चन नंबर 3, ओके। अ व्हीकल इज एक्सेलरेटिंग, अच्छा, ये आप बार बार लोग ना हो जा रहे हैं। अ व्हीकल इज accelerating on a straight road. Its velocity at any instant is 30 km per hour. After 2 seconds, it is 33.6 km per hour, and after further 2 seconds, it is 37.2 km per hour. Find acceleration of vehicle in meter per second square. Is the acceleration uniform? देखो भाई, क्या हुआ है ना, क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। क्या दिया गया है? एक व्हीकल है जो कि एक्सेलरेट कर रहा है ऑन स्ट्रीट रोड, जिसकी वेलोसिटी दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। ये कांस्टेंट वेलोसिटी, सॉरी, ये एक वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि इसकी वेलोसिटी बढ़कर 33.6 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। कितनी देर के बाद देखा हमने? 2 सेकंड के बाद। तो मतलब अगर मैं इसको टी इज इक्वल टू 0 मान लूं तो ये टी इज इक्वल टू 2 सेकंड, ठीक है। और 2 सेकंड के बाद और देखा तो हमने क्या देखा कि इसका जो वेलोसिटी है वो जाता 37.2 किलोमीटर पर आवर। ये आपका 4 सेकंड हो गया, है ना। कोई दिक्कत है इसमें? तो अब मैं आगे की तरफ पॉजिटिव ले ले रहा हूँ, पीछे की तरफ नेगेटिव ले रहा हूँ। क्वेश्चन में जो डेटा दे रखा था उसको मैंने ड्रॉ कर लिया है। मैंने आगे की तरफ, आगे की डायरेक्शन को पॉजिटिव और पीछे की डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया है। तो डायग्राम बन गया, साइन कन्वेंशन बन गया। अगला स्टेप क्या होता है? अपने डेटा को कंसोलिडेट करिए। पर यहाँ पर क्या है ना कि आपको दो पॉइंट्स नहीं दे रखा, एक इनिशियल और एक फाइनल पॉइंट नहीं दे रखा, बल्कि बीच में एक तीसरा पॉइंट और दे रखा है। मतलब आप ऐसा काम कर सकते हो, एक ये इंटरवल और एक ये इंटरवल, या फिर ये पूरा इंटरवल। या तो 0 से 2 सेकंड तक का एक इंटरवल बना लो, या 2 से 4 सेकंड तक का, सॉरी 0 से 2 का एक तो बना लो। उसके अलावा दूसरा कहाँ से बनाओगे? या तो 2 से 4 का बना लो या फिर 0 से 4 का बना लो। दोनों बना के कोई फायदा नहीं होगा। तो मैंने एक इंटरवल कंसिडर किया, टी इज इक्वल टू 0 सेकंड से टी इज इक्वल टू 2 सेकंड तक का। 0 सेकंड से 2 सेकंड तक के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 33.6 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगा? 2 सेकंड्स, और हमें एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक। क्या करेंगे? बहुत आसान है। हम यहाँ इक्वेशन लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमने लिखा v इज इक्वल टू यू प्लस
80 implies 33.6 is equal to 30 plus 80, तो ये हो गया 3.6 is equal to 3.6 किलोमीटर पर आवर is equal to 80. नाउ a is निकालना है और t is 2 सेकंड्स. ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे को एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चाहिए, यहाँ किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा इस वेलोसिटी को. दिस इंप्लाइज 3.6 किलोमीटर पर आवर. 3.6 किलोमीटर मतलब 10 टू पावर 3, आर का मतलब 3.6 इंटू 10 टू पावर 3 सेकंड इज इक्वल टू 2a. 2 पे यहाँ पे सेकंड भेजा, a इंटू 2 सेकंड लिख देते हैं. ठीक है, दिस इंप्लाइज 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू acceleration into 2 second. This implies acceleration is equal to 1 by 2 meter per second square. बिल्कुल सेम टू सेम चीज आप t is equal to 2 सेकंड से t is equal to 4 सेकंड के लिए भी लिख सकते हो. इसमें इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 33.6 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 37.2 किलोमीटर पर आवर, टाइम मिला है 2 सेकंड और एक्सेलरेशन बताना है. सेम टू सेम चीज है, सेम टू सेम तरीके से सेम टू सेम आंसर आएगा. और क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि बताओ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है, तो क्योंकि दोनों केस में सेम एक्सेलरेशन आया, आप यस लिख सकते हो, बट वो जरूरी नहीं है. आपके क्वेश्चन में आंसर में यस दे रखा है, बट ऐसा होना जरूरी नहीं है. But क्योंकि हो सकता है एक्सेलरेशन पहले ज्यादा हो बाद में कम हो, फिर मतलब किसी तरीके से दोनों इंटरवल का एवरेज एक्सेलरेशन सेम हो, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ना हो, ऐसा पॉसिबल है. बट आपकी बुक में यस दे रखा है तो आप भी वही फॉलो करेंगे. ठीक है, ये वाला समझ में आया सबको कि नहीं आया? हाँ Yes, सर। sir. और कोई डाउट? अपनी बुक निकाल के पूछ सकते हो आप लोग. So question number 14. 14. A spacecraft flying in a straight course with a velocity of 75 किलोमीटर पर सेकंड, यूनिट पे ध्यान दीजिएगा. ठीक है, 75 किलोमीटर पर सेकंड fires fires its rocket motors for 6 seconds. Okay, at the end of this time its speed is 120 kilometer per second in the same direction. Okay, find the spacecraft's average acceleration while the motors were firing. Second, the distance traveled by the spacecraft in the first 10 seconds after rocket motors were started, the motors having been in action for only 6 seconds. देखो भाई क्या हुआ कि एक स्पेसक्राफ्ट है. पहले तो कहानी समझेंगे फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा. ठीक है ना, तो आखिरकार चल क्या रहा है, इसीलिए डायग्राम बहुत जरूरी होता है. सबसे पहले तो एक स्पेसक्राफ्ट है जो कि 75 किलोमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है. फिर इसने अपने मोटर्स ऑन किए या जो भी अपना तरीका होता है इसका एक्सेलरेट करने का, वो ऑन किया, इंजन ऑन किया मान लेते हैं. हालांकि इंजन नहीं होता उसमें, फ्यूल होता है, फ्यूल को जो भी है वो अपन को भी नहीं पढ़ना. तो 75 किलोमीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी जा रहा था. फिर इसने अपना मोटर ऑन किया और देखा कि 6 सेकंड के लिए, सिर्फ 6 सेकंड के लिए ऑन किया है, तो 6 सेकंड्स में इसकी जो वेलोसिटी है वो 120 किलोमीटर पर सेकंड हो गई. ठीक है, 6 सेकंड में. आपसे बोला गया बताइए इस 6 सेकंड के लिए, फर्स्ट ऑर्डर क्या बोला गया, इस 6 सेकंड के लिए एवरेज एक्सेलरेशन कितना है. हमें एज्यूम करना है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हमें बताना है इस 6 सेकंड में कितना एक्सेलरेशन होगा. और सेकंड पार्ट में पूछा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पेसक्राफ्ट इन द फर्स्ट 10 सेकंड्स आफ्टर रॉकेट मोटर्स वर स्टार्टेड. यहाँ स्टार्ट करने के 10 सेकंड के बाद टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ध्यान दीजिए.
मोटर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक चला, इसके बाद कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसके बाद इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये 120 किलोमीटर पर सेकंड से कांस्टेंट चलता रहेगा। यहाँ पर 6 सेकंड्स हो गया, यहाँ पर 10 सेकंड्स हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? इतनी देर के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ठीक, हमें फर्स्ट पार्ट में एक्सेलरेशन निकालना है, तो फर्स्ट पार्ट में मैंने कंसीडर किया, अच्छा सबसे पहले मैंने आगे की डायरेक्शन को प्लस, पीछे की डायरेक्शन को माइनस ले लिया। फर्स्ट पार्ट में मैंने कंसीडर कर लिया t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 6 सेकंड्स। 0 से लेकर 6 सेकंड्स के लिए इनिशियल वेलोसिटी इज 75 किलोमीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी इज 120 किलोमीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा है? 6 सेकंड लगा है, और आपको एक्सेलरेशन बताना है। इस डेटा को देख के आप कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? मैं तो यूज करूंगा पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यूज किया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो मुझे मिला दिस इम्प्लाइज 120 इज इक्वल टू 75 प्लस 80। दिस इम्प्लाइज 120 माइनस 75 इज 45 kilometer per second is equal to acceleration a into time is 6 seconds. This implies acceleration a is equal to 45 by 6 is 7.5 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह आपका एक्सेलरेशन आ गया फॉर t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 6 सेकंड। इसमें तो किसी को शक नहीं होना चाहिए, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, No, sir. सेकंड पार्ट जो है उसमें जब आपसे पूछा गया टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, क्योंकि ध्यान दीजिएगा बेटा, क्योंकि पूरे मोशन के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, क्या हो रहा है? पहले एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। पूरे मोशन के लिए क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, हम न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, हमें उसे पार्ट पार्ट में यूज करना होगा। हमें मानना पड़ेगा लेट से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट s1 है, यहाँ का डिस्प्लेसमेंट s2 है। तो सेकंड पार्ट में हमें दो पार्ट सॉल्व करने होंगे, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 6 सेकंड्स एंड t इज इक्वल टू 6 टू t इज इक्वल टू 10 सेकंड। ये दो इंटरवल के लिए हमें सॉल्व करना होगा। अगर 0 से लेकर 6 सेकंड तक की बात करें, 0 से लेकर 6 सेकंड तक के बारे में अगर बात करें, तो क्या करेंगे? इनिशियल वेलोसिटी है 75 किलोमीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी है 120 किलोमीटर पर सेकंड। टाइम हम निकाल चुके हैं 6 सेकंड्स, एक्सेलरेशन हम निकाल, सॉरी टाइम हमें दिया हुआ 6 सेकंड, एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं 7.5 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो यहाँ हम मल्टीपल इक्वेशंस चूज कर सकते हैं। हम यूज कर सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, या फिर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। मैं तीसरी यूज कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2 इंटू टाइम। ठीक है, वैसे इसको यूज नहीं करूँ तो बेटर है, बट ठीक है। दिस इज इक्वल टू यू 75 वी 120, तो 195 किलोमीटर पर सेकंड बाय 2 इंटू टाइम इज 6 सेकंड्स, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया आपका 585 किलोमीटर। 585 किलोमीटर से चल चुका है कितनी देर में? 6 सेकंड में। 6 सेकंड में 585 किलोमीटर चल गया। ठीक है, इसके बाद 6 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक क्या होगा? 6 सेकंड से 10 सेकंड तक हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये हमारा S1 है ना। S2 क्या हो जाएगा? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, हम बोलेंगे वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी? 120 किलोमीटर पर सेकंड इनटू टाइम कितना? 6 सेकंड से 10 सेकंड मतलब 4 सेकंड्स, दैट इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। Therefore, total displacement is equal to S1 plus S2 is equal to 1065 किलोमीटर।
टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 1065 किलोमीटर। इतना डिस्प्लेसमेंट आपके रॉकेट का होगा इन 10 सेकेंड। ठीक है, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है। वो तरीका आपके लिए थोड़ा नया है पर वो ज्यादा स्टैंडर्ड तरीका है। हम इसमें वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाएंगे। हम बोलेंगे t इज इक्वल टू 0 पे 75 वेलोसिटी इन किलोमीटर पर सेकंड। t इज इक्वल टू 0 पे 75 है, t इज इक्वल टू 6 पर ये 75 से बढ़ के हो जाता है 120। तो ये वाला पॉइंट हो गया और यहाँ पर ये वाला पॉइंट हो गया, बीच में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ग्राफ आपका ऐसा आ गया। इसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है 10 सेकंड तक। हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो मतलब बेसिकली हमें इस ट्रेपीजियम का एरिया प्लस इस ट्रेपीजियम का एरिया चाहिए। ठीक है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। ये इस ट्रेपीजियम का प्लस इस रेक्टेंगल का, दोनों का एरिया निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी किलोमीटर पर सेकंड में, टाइम सेकंड में है। ठीक है, दोनों तरीके समझ में आए? ये दूसरा तरीका खास तौर से समझ में आया? ये दूसरा वाला फास्टर है ना, इसलिए उसको भी आप यूज कर सकते हो। किसी को डाउट है इसमें? कृतिदीप, कोई डाउट? No, sir. ठीक है, और किसी को कोई डाउट? सर हाँ, सर क्वेश्चन नंबर 7 सर समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ये वाला समझ में आ गया? हाँ ठीक है, सर, ठीक ये है, तो सर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। A train travels with a speed of 60 km per hour from station A to station B and then comes back with a speed of 80 km per hour from station B to station A. Find the average speed and the average velocity। देखो एवरेज वेलोसिटी तो जीरो ही होना है, क्योंकि ए से शुरू किया, घूम फिर के वापस ए पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी तो जीरो ही होगी। एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करोगे? मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था आप लोगों को। ट्रक था जो 40 से जाता था, 60 से लौटता था। ठीक है, तो क्या किया क्या था हम लोगों ने? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? जाने का, सॉरी, चलो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें एज्यूम करना पड़ेगा। दो स्टेशन दे रखे हैं, स्टेशन ए और स्टेशन बी। मान लेते हैं दोनों के बीच में डिस्टेंस है एल। जाते वक्त इसकी स्पीड है कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 60। आते वक्त इसकी स्पीड है, इसको मैं V1 कह दे रहा हूँ, इसको मैं V2 कह दे रहा हूँ, 80 किलोमीटर पर आ रहे दोनों। मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है। V1 60 किलोमीटर पर आवर, V2 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ए से बी गया, बी से वापस ए आया। तो आपका टोटल पाथ लेंथ कितना हो जाएगा? टोटल पाथ लेंथ या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 2L, जाने का L प्लस आने का L। डिस्प्लेसमेंट कितना? जीरो, इसलिए एवरेज वेलोसिटी जीरो है, एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं। टोटल पाथ हो गया 2L। अब टाइम कितना लगा? टाइम लगा जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, मतलब L बाय V1 प्लस L बाय V2। ठीक है, तो आपकी जो एवरेज स्पीड हो गई वो कितनी हो जाएगी? टोटल पाथ लेंथ 2L अपॉन L बाय V1 प्लस L बाय V2, दैट इज इक्वल टू, L देखोगे कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स V1 is 60, V2 is 80 upon V1 plus V2 is 140. So this is equal to 12 into 80, 960 by 14. ठीक है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 67 के आसपास आ रहा होगा, 68.57, ओके, 68.57 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन मैंने वीडियोस में करा रखा है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन था। ट्रक था बस, वहाँ पे ट्रेन की जगह ट्रक था, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम था, बस स्पीड 60 और 80 की जगह
40 और 60 थी। ठीक है, किसी को डाउट हो तो बताना। और कोई डाउट है किसी को? अच्छा, तो सुनो फिर, किसी को डाउट तो है नहीं, आप लोगों ने बोला था बहुत सारे डाउट्स हैं। सुनो फिर, ये बताओ मुझको, आपकी जो दूसरी क्लास चल रही है उसमें फिजिक्स में क्या कौन सा चैप्टर चल रहा है? जो मॉर्निंग में लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ लॉज मोशन, ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन चल रहा है, वो समझ में आ रहा है सब कुछ? हाँ हाँ सर। अच्छा, यस सर। सब लोग अटेंड कर रहे हो कि कोई ऐसा है जो अटेंड नहीं कर रहा? सर देवायुध अटेंड नहीं करते हैं। क्या बोले? सर देवायुध अटेंड नहीं कर रहा सर। अच्छा, सर कोई देवायुध क्लास अटेंड नहीं करता। अटेंड नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखो, मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं आपको लॉज ऑफ मोशन पढ़ाऊं। आपके सिलेबस के बारे में थोड़ी बात करनी है इसलिए कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ दोनों क्लास में सेम चैप्टर चले ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। तो मैं भी लॉज ऑफ मोशन पढ़ाना चाहता हूँ, पर मैंने मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन छोड़ रखा है। वो आप लोग खुद से कर लोगे फिलहाल के लिए? वो लास्ट में हम लोग करा देंगे एक बार। सर स्कूल में करवा दिया है। स्कूल में करा दिया है, आपको समझ में हाँ आया सर स्कूल से? स्कूल यस से सर। करवा दिया। स्कूल से समझ में आ हाँ गया? सर। ठीक है, हाँ तो मैं लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? मेरे को एक्चुअली लॉज ऑफ मोशन चैप्टर 3, 4, 5 पढ़ाने में इंटरेस्ट है आप लोगों को, ठीक है? मतलब मैं चाहता हूँ कि चैप्टर 3, 4, 5 आपका मैं जल्दी जल्दी खत्म कर दूँ। इसमें काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए। इसके आगे वाले चैप्टर सबके थोड़े वैसे ही हैं, ठीक? यस सर। ओके, हाफ ईयरली में क्या क्या आ रहा है, कोई आइडिया? सर चैप्टर 5 तक आ रहा है। चैप्टर 5 तक आ रहा है, हाफ ईयरली में टाइम है ना अभी? ठीक है, आराम से हो जाएगा। और जैसी बातें चल रही हैं 1 जुलाई से सब कुछ खोलने की बात चल रही है ना? आपने सुना तो होगा, 1 जुलाई से स्कूल्स खुल रही हैं। सर हाफ ईयरली में चैप्टर 5 नहीं आ रहा। हाफ ईयरली में क्या नहीं आ रहा? सर सर चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 6 और 7। हाँ सर, हम लोग का स्कूल में वैसा ही बोला है। देखो बेटा, आपका चैप्टर 7 तक हाफ सर ईयरली, हम लोग का स्कूल में चैप्टर 5 तक है। सुन तो लो, चैप्टर 7 तक आराम से खत्म हो जाएगा आपके हाफ ईयरली से पहले, तो चिंता मत करिए। अब आप ये मत करना कि सर हाफ ईयरली मेरा शुरू होने वाला है, 15 दिन पहले से छुट्टी लूंगा, तब मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? हाफ ईयरली के पहले आपका चैप्टर 7 तक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे चैप्टर 7 तक, चिंता ना करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आपकी क्लास फिजिक्स की कब होती है? फ्राइडे को होती है ना? फ्राइडे को। ठीक है बेटा, फ्राइडे को मिलते हैं फिर, ठीक है? किसी को डाउट हो तो अभी भी पूछ सकते हो। नहीं सर। चलो ठीक है फिर। नहीं सर कोई डाउट नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे लॉज ऑफ मोशन। बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है? चलो, बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय सर। बाय बेटा। अच्छा सुनो, निकल गया, चलो कोई बात नहीं, बाय।